हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पाठ द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास में आमेर के राजा मानसिंह कछवाहा के मुगलों के साथ संबंध के विषय में है। कछवाहा वंश जिसने ढूंढाड़ से अपना राज्य शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने जमवा रामगढ़, उसके बाद आमेर एवं तत्पश्चात जयपुर को अपनी राजधानी बना करके उन्होंने शासन किया। जैसा कि मानचित्र में आमेर को दर्शाया गया है, वर्तमान में जयपुर शहर के अंतर्गत ही है। जयपुर ज़िले के अंतर्गत लगभग अब तो जयपुर से ही मिल गया है आमेर। तो आमेर का जो महाराजा मानसिंह था, वह मुग़ल सम्राट अकबर और जहांगीर दोनों के ही अधीन उसने मुग़ल सेवाएं अपनी दी। आमेर के राजा भारमल का पुत्र था राजा मानसिंह। जब 1562 ईस्वी में भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से हुआ, उस समय मानसिंह भी अपनी बुआ के साथ, हरकाबाई के साथ मुग़ल दरबार में प्रविष्ट हो गया। 1550 ईस्वी में मानसिंह का जन्म मौजमाबाद में हुआ था। इसके पिता का नाम भगवंत दास या भगवान दास दोनों मिलता है, पर भगवान दास को ही हम कर्नल मानसिंह का पुत्र मान लेते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखता है कि मानसिंह भगवंत दास का दूसरा पुत्र था, जिसे आमेर के शासक भगवान दास ने गोद लिया था। भारमल के बाद भगवंत दास और उसके बाद मानसिंह 1589 में आमेर का शासक बना, जैसा कि हमें वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के लेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कई लेखों ने भगवंत दास और भगवान दास के नामों में कोई विशेष अंतर न मान लोम विलोम नामक्रम दे दिए, और कुछ लेखकों ने दोनों व्यक्तियों को एक ही मान लिया। वास्तव में भारमल के बाद उसका पुत्र भगवंत दास और उसके बाद उसका लड़का मानसिंह आमेर का शासक हुआ। तो गोपीनाथ शर्मा भगवंत दास को मानसिंह का पिता मानते हैं। अकबर के दरबार में रहकर ही मानसिंह ने सैनिक कुशलता प्राप्त की। 1569 ईस्वी में अकबर के रणथंभौर आक्रमण के दौरान मानसिंह और भगवंत दास भी अकबर के साथ थे, और रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में दोनों ही पिता पुत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1572 ईस्वी में मानसिंह ने गुजरात में ईडर के विद्रोहियों शेरखा फौलादी के लड़कों को पराजित किया, और गुजरात अभियान के दौरान मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति में वीरतापूर्वक युद्ध करके उसने अकबर को प्रभावित किया। गुजरात विजय के पश्चात अकबर के आदेशानुसार मानसिंह मुगल दूत के रूप में 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास उदयपुर पहुंचा। अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया कि वह मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप को मनाए। महाराणा प्रताप ने उसका समुचित आदर सत्कार किया था, मगर मुगल अधीनता स्वीकार करने में आनाकानी भी की। यहाँ से उसे पुनः गुजरात जाने का आदेश मिला, परंतु उसके गुजरात पहुँचने से पहले ही मुगलों ने गुजरात विजय कर लिया था। अतः वह मार्ग से ही राजधानी लौट गया। 1574 ईस्वी में बादशाह जब बिहार में दाऊद खां के विद्रोह को दबाने के लिए गया, तो मानसिंह भी उसके साथ था।
और 1575 के प्रारंभ में वह बादशाह के साथ फतेहपुर सीकरी लौट आया। मान सिंह के युवा काल और मुगल सेवा के प्रारंभिक वर्षों में अकबर ने उसे प्रत्येक अभियान में अपने साथ रखा। ऐसा लगता है जैसे कि अकबर उसकी योग्यता और वीरता की परीक्षा लेना चाहता था, और ये सब परीक्षा पास करने के बाद ही मान सिंह अकबर का विश्वास पात्र बना। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के पास जो दूत अपने विश्वास पात्र अकबर ने भेजे थे, उनमें जलाल खां पहला था और मान सिंह दूसरा मुगल दूत था, जो 1573 ईस्वी में 73 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। इसके बाद टोडरमल और भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए, मगर महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से एक प्रकार से मना कर दिया। मान सिंह जब असफल होकर के राणा प्रताप के पास से वापस अकबर के पास पहुंचा, तब एक प्रकार से यह निश्चित हो गया था कि मुगलों का मेवाड़ के साथ युद्ध निश्चित है। अप्रैल 1576 में मान सिंह और आसफ खां को एक बड़ी सेना के साथ अकबर ने अजमेर से मेवाड़ की ओर भेजा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। मान सिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था, मगर इसके आगे उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अकबर की इच्छा अनुसार न तो राणा प्रताप को बंदी बनाया जा सका और न ही मान सिंह उन्हें युद्ध क्षेत्र में मार सका। अतः जब मान सिंह अपने मेवाड़ अभियान से वापस लौटा तो अकबर ने रुष्ट होकर उसकी ढियोड़ी बंद कर दी थी। मान सिंह ने अकबर के साथ रहकर विभिन्न अभियानों में जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी, मेवाड़ अभियान से उसे एक प्रकार से ठेस पहुंची, मगर कुछ समय बाद ही अकबर ये समझ गया था कि मेवाड़ को पूर्ण रूपेण अपने अधिकार में लाना कठिन है या आसान कार्य नहीं है। अतः उसने मान सिंह को क्षमा कर दिया और पुनः उसे मुगल अभियानों में भेजना प्रारंभ कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत में अफगान विद्रोहियों और मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह से अव्यवस्था फैलने के बाद अकबर ने राजा भगवंत दास और मान सिंह को पंजाब भेजा। मान सिंह ने कश्मीर, बदख्शां आदि स्थानों से विद्रोहियों को भगा करके वहाँ व्यवस्था स्थापित की। अकबर ने 1580 में यूसुफ खां के स्थान पर मान सिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत और सिंध प्रदेश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। स्वतंत्र प्रभार मिलते ही मान सिंह ने अफगानों को खदेड़ कर वहाँ शांति स्थापित की। जब 1581 ईस्वी में मिर्ज़ा हकीम ने पंजाब पर आक्रमण किया और मान सिंह को लाहौर के किले में एक प्रकार से बंद कर दिया, तब अकबर मान सिंह की सहायतार्थ लाहौर की ओर रवाना हुआ। फलस्वरूप मिर्ज़ा हकीम लाहौर का घेरा उठा करके लौट गया। मान सिंह ने लौटती हुई मिर्ज़ा हकीम की सेना का सिंधु नदी तक पीछा किया और उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ कर वापस लौट आया। इससे अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मान सिंह का मनसब बढ़ा करके 5000 कर दिया। जुलाई 1581 में अकबर ने मिर्ज़ा हकीम को दबाने के लिए शहजादा मुराद और मान सिंह को काबुल भेजा और स्वयं भी काबुल की ओर बढ़ा। मुराद और मान सिंह ने मिर्ज़ा हकीम को उत्तरी काबुल तक खदेड़ दिया और पंजाब लौट आए। मान सिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर के अकबर ने उसे सिंध का प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिया। 1585 में मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु होने पर जब हकीम के सरदारों ने काबुल पर अधिकार कर लिया, तो इन परिस्थितियों में अकबर ने मान सिंह को काबुल जाने का आदेश दिया।
मान सिंह ने काबुल पर मुग़ल अधिकार स्थापित करके मिर्ज़ा हकीम के अल्पवयस्क पुत्रों को मुग़ल दरबार में भेज दिया। काबुल में रहने के दौरान उसने रोशनिया विद्रोहियों का दमन किया और वहाँ व्यवस्था स्थापित की। उनकी इन सेवा से प्रसन्न होकर के अकबर ने उसे काबुल का सूबेदार बना दिया। काबुल में मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद 1587 में उसका स्थानांतरण बिहार कर दिया। मान सिंह 87 से 1594 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार रहा। बिहार का सूबेदार रहने के दौरान उसने वहाँ के स्थानीय जमींदारों का दमन करके वहाँ व्यवस्था स्थापित की और इसी दौरान 1589 में भगवंत दास की लाहौर में मृत्यु हो जाने पर मान सिंह आमेर पहुँचा और वहाँ उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने उसे टीका भेजकर उसका 5000 का मनसब पक्का कर दिया। आमेर से लौटकर उसने पुनः विद्रोही राजाओं, सामंतों और अफगानों का दमन किया। उसने बिगोर के राजा पूर्णमल को मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1590 में खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह, शंभूपुर के सैयदों और हाजीपुर के राजा गणपत का दमन कर दिया। 1592 ईस्वी में उसने उड़ीसा में नासिर खां का दमन करके उड़ीसा पर अधिकार कर लिया और उड़ीसा को मुग़ल साम्राज्य का अंग बना दिया। 1594 ईस्वी में मान सिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। बंगाल का सूबेदार होना उस समय बहुत बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध और बहुत बड़ा सूबा था। इस समय बंगाल में अफगान विद्रोह के कारण अव्यवस्था फैली हुई थी। मान सिंह द्वारा बिहार और उड़ीसा से खदेड़े गए विद्रोहियों ने भी बंगाल पहुंच करके एक प्रकार से वहाँ समस्या उत्पन्न कर दी थी। पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल विद्रोहियों के केंद्र बन गए थे। मान सिंह ने बंगाल पहुंचकर बंगाल की राजधानी टांडा से बदलकर राजमहल कर दी और उसने नई राजधानी को प्राचीरों और बुर्जों से सुरक्षित किया। इसके बाद उसने पूर्वी बंगाल के विद्रोही ईशा खां, सुलेमान और केदारनाथ पर आक्रमण करके उनके दुर्गों को तोड़ दिया, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया। फलस्वरूप विद्रोहियों की कमर टूट गई और वो जंगलों में भाग गए। 1596 ईस्वी में उसने कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उसे मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और उसकी बहन अबला देवी से मान सिंह ने विवाह भी किया। मगर बंगाल में, जो कि सल्तनत काल से ही विद्रोह का एक प्रकार का केंद्र बना हुआ था, वह एक स्थान पर विद्रोह का दमन करता और दूसरे स्थान पर पुनः उपद्रव हो जाते। इन विद्रोहों को दबाते दबाते ही मान सिंह के दो पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह बंगाल में मारे गए। इससे मान सिंह मानसिक रूप से थोड़ा दुखी भी हुआ, उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। 1596 ईस्वी में वह खुद बीमार हो गया। अतः 1597 ईस्वी में उसे बंगाल से बुलाकर अजमेर में नियुक्त कर दिया था। अजमेर आमेर के निकट था, इससे वह अपने राज्य की देखभाल भी कर सकता था। साथ में सलीम की विद्रोहात्मक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी बादशाह ने उसे विशेष आदेश दिया था और उसका अजमेर रहना राजनीतिक दृष्टि से भी एक प्रकार से ज़रूरी हो गया था। बंगाल सूबे की देखरेख के लिए उसने अपने पुत्र जगत सिंह को नियुक्त कर दिया, मगर 1599 ईस्वी में जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से मान सिंह को काफ़ी आघात लगा। अकबर के दरबार में मान सिंह ने एक प्रकार से हम कहें काफ़ी प्रभावशाली था। वह उसके नवरत्नों में से एक था, अकबर का विश्वास पात्र था और काफ़ी प्रभावशाली सूबेदार या मनसबदार भी था। मगर अकबर की मृत्यु के बाद मान सिंह का मुग़ल दरबार में प्रभाव कम हो गया, क्योंकि जब सलीम ने विद्रोह किया तब अकबर ने उसके पुत्र खुसरो को मुग़ल सम्राट बनाने का विचार किया था और मान सिंह ने इसका समर्थन किया था। इससे जहांगीर मान सिंह से नाराज़ हो गया था। जहांगीर मान सिंह पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि खुसरो मान सिंह का भांजा था। जब अकबर की मृत्यु हुई तो मान सिंह दरबार में था, तो जहांगीर ने
जहांगीर को मान सिंह से खतरा महसूस हुआ, प्लस उसने राय सिंह पर, बीकानेर के महाराजा राय सिंह पर विश्वास किया और उसे जल्दी से जल्दी राजधानी पहुंचने के लिए लिखा, क्योंकि जहांगीर को अंदेशा था कि मान सिंह और खाने आजम खुसरो को तख्त पर बिठा सकते हैं। जहांगीर स्वयं मान सिंह की बुआ का लड़का था और उसका विवाह भी मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। फिर भी जहांगीर ने जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया तो मान सिंह ने सलीम का या जहांगीर का साथ नहीं देकर अकबर का साथ दिया और उसके विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह की सहायता की। जहांगीर अपने विद्रोह में सफल नहीं हुआ और उसे अकबर से क्षमा याचना करनी पड़ी। इस कारण वह हमेशा ही मान सिंह को विरोधी की दृष्टि से देखने लगा और इसी कारण जहांगीर के शासनकाल में आमेर के कछुआओं का मुगल दरबार में वह सम्मान नहीं रहा जो अकबर के शासनकाल में था। इस संबंध में रघुवीर सिंह गहलोत ने लिखा है कि जीवन भर वफादारी से सेवा करने के बाद भी मान सिंह अपनी बुआ, बहन व पोती का मुगल खानदान में विवाह करके भी बादशाह का पूर्ण विश्वास पात्र नहीं बन सका। जहांगीर तो उसे घृणा करता था और उसे पाखंडी भेड़िया भी कहता था। जहांगीर ने मान सिंह को सदैव राजधानी से दूर ही रखा और वह उसे कभी बंगाल तो कभी दक्षिण में भेजता रहा। दक्षिण में ही 1614 ईस्वी में इलिचपुर में मान सिंह की मृत्यु हो गई। कछवा शासकों में मान सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। मान सिंह ने मुगल सेवा में रहते हुए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लगभग सभी क्षेत्रों में मुगल अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता का डंका बजाया। केवल 12 वर्ष की आयु में वह मुगल सेवा में प्रविष्ट हो गया था और अपनी मृत्यु तक वह मुगल सेवा में बना रहा। उसने अपनी वीरता और कुशलता से एक विद्रोह दमन करने वाले सेनानायक की ख्याति अर्जित कर ली थी। अकबर का वह विश्वास पात्र था। साम्राज्य में जहाँ कहीं भी अव्यवस्था उत्पन्न होती वहाँ मान सिंह को भेजा जाता था, चाहे वह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या फिर सलीम का विद्रोह हो। मान सिंह ने अपने सेवा काल में लगभग 1562 से 1614 यानी 52 वर्ष की मुगल सेवा के दौरान उसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का कार्य किया। अकबर ने भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसका सम्मान करते हुए उसे मनसबदारों में सबसे ऊपरी 7,000 का मनसब देकर के सम्मानित किया और उसे फर्जंद की उपाधि दी। यद्यपि जहांगीर के शासनकाल में उसका वह महत्व नहीं रहा और न जहांगीर ने उसे वह सम्मान भी दिया, फिर भी जहाँ कहीं भी साम्राज्य को आवश्यकता थी उसने मान सिंह को नियुक्त किया। मान सिंह एक अच्छा सैनिक व सेनानायक होने के साथ साथ प्रशासनिक, प्रबंधक एवं कुशल शासक भी था। मुगल साम्राज्य में जहाँ जहाँ भी वह नियुक्त रहा वहाँ उसने कानून व्यवस्था की स्थापना की। अपना अधिकांश समय मुगल सेवा में व्यतीत करने के बाद भी उसने आमेर से निरंतर संपर्क बनाए रखा और समय मिलने पर वह यहाँ की शासन व्यवस्था को भी एक प्रकार से संभालता था, उस पर निगाह रखता था। तो हम उसे एक अच्छा मान सिंह को अच्छा शासक भी कह सकते हैं। उसने मुगल ढांचे का प्रयोग अपने सूबों में किया। बंगाल में उसने नई राजधानी अकबर नगर, जिसे बाद में राजमहल भी कहा गया, उसकी स्थापना की। उसके शासनकाल में समाज के सभी वर्गों को राजकीय अनुशासन और कानूनों का पालन करना पड़ता था। किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। मान सिंह अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था। उसकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित होने और फर्जंद जैसी सम्मानित उपाधि प्राप्त करने के बाद भी और अकबर के काफ़ी आग्रह के बावजूद भी उसने दीन इलाही की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस्लामी कट्टर विद्वान बदायूनी ने आमेर के कछुआओं को अपने धर्म पर डटे रहने और दीन इलाही कबूल नहीं करने के कारण उनकी प्रशंसा की है।
मुंगेर के साथ दौलत नामक संत के कहने पर भी उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उसने अनेक देवी देवताओं, शिव शक्ति, गणेश, विष्णु आदि के मंदिर बनाए। पटना के पास बेकटपुर में उसने भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। उसमें विष्णु, गणेश तथा माता देवी की मूर्तियां स्थापित करवाई। मानसिंह ने गया में महादेव मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर में शीला देवी एवं जगत शिरोमणि का मंदिर भी बनाया। मानसिंह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने अन्य धर्मों के प्रति कभी आलोचना का दृष्टिकोण नहीं अपनाया। रोहतासगढ़ के शिलालेख में उसने कुरान शरीफ की आयतें खुदवाई। मयूरभंज का दरगाह संबंधी फरमान मस्जिदों के प्रति उसकी श्रद्धा को प्रकट करता है और उसकी उदार धार्मिक नीति को भी प्रकट करता है। मानसिंह ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। वह एक अच्छा निर्माता भी था। उसके शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो कलात्मक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। आमेर का जगत शिरोमणि जी का मंदिर उसकी रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह, जिसकी कि बंगाल में मृत्यु हो गई थी, की स्मृति में बनवाया। इस मंदिर तथा उसके तोरणवार दक्षिण कला की दृष्टि से काफ़ी विलक्षण है। वृंदावन के गोविंद देव जी के मंदिर को फर्ग्यूसन ने स्थापत्य कला की दृष्टि से अपूर्व बताया है। मानसिंह द्वारा बनवाए गए आमेर के राजप्रसादों में राजपूत शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। दीवाने आम में मुगल शैली स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, परंतु खंभों, छज्जों तथा पानों के निर्माण में स्थानीय शिल्प की छाप में दिखाई देती है। बिहार के रोहतासगढ़ में उसके द्वारा बनवाए गए महलों में हिंदू शैली दिखाई देती है, मगर 12 दरियों के निर्माण में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। उसने बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नामक नगर बसाए, जिन पर तत्कालीन नगर शैली का प्रभाव है। नगरों तथा महलों में बगीचों और जलाशयों के निर्माण में ने उनकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। मानसिंह स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अपना महत्व रखता है। मानसिंह संस्कृत भाषा में रुचि रखता था। वह स्वयं भी एक अच्छा कवि था और कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता था। आमेर का स्तंभलेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख और वृंदावन अभिलेख उसके संस्कृत भाषा प्रेम को प्रकट करते हैं। उसके शासनकाल में राय मुरारीदास ने, मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानचरित्र तथा महाराज कोश नामक ग्रंथ भी उसके शासनकाल में लिखे गए। संत दादू इसके समकालीन थे और दादू जी की वाणी इसी के समय में रची गई। अकबर के दरबार में दुर्सा, होलराय, ब्रह्म भट्ट, गंग जैसे कवियों से मानसिंह का अच्छा संपर्क था। उसके विद्वानों से लगातार उसने संपर्क बनाए रखा। उसके राजकीय पत्र व आदेश भी साहित्यिक भाषा में होते थे। मानसिंह मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था जो मृत्यु पर्यंत अपने कंधों पर उसका भार उठाए रहा। वह केवल एक योग्य सेनानी एवं कुशल शासक प्रबंधक ही नहीं था, वरन साहित्य में रुचि रखने वाला, विद्वानों का आश्रयदाता, अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाला और स्थापत्य कला प्रेमी शासक था।